हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम आपका पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन यानी आपके टेक्स्ट बुक में जो जनरेशन ऑफ इम्पल्स वाला पार्ट दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मेरी आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करो, मैंने प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया है, तो आप पहले इसके पहले वाला वीडियो देखो और फिर ये वीडियो देखना। ये वीडियो डायरेक्ट मत देखना, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले वाला वीडियो देखो, वीडियो समझ में आए तब ये वीडियो देखना। तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के साथ। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो अब देखो, आज के वीडियो में हम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। हमको थ्योरी में इंट्रोडक्शन क्या बताया है जनरेशन ऑफ इम्पल्स के अंदर। पहला फेज है डीपोलराइजेशन फेज। कौन सा फेज है पहला? डीपोलराइजेशन फेज। तो डीपोलराइजेशन फेज मतलब क्या होता है? सी, The origin and maintenance of resting potential depends on the original perfect state। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि जब हमारा सेल रेस्टिंग फेज में है तो उसके बाहर पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, अंदर नेगेटिव आयन ज़्यादा है और उसका पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट्स, ठीक है। तो जब हमारा सेल परफेक्ट स्टेट में होता है, मतलब इस फेज में होता है, ये वैल्यू थोड़ी 5-10 ऊपर नीचे हो सकती है, -75 या -65 भी हो सकता है। तो जब ये आपका रेस्टिंग पोटेंशियल इस फेज में रहता है, जब आप मेडिसिन पढ़ोगे तो जब आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो आप उनके बॉडी में बहुत सारे वायर्स कनेक्ट करके देखते हो कि इनकी बॉडी के अंदर कैसा मीटर चल रहा है, मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, इनकी बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है। तो इसको बोलते हैं हम परफेक्ट स्टेट, जब आपका न्यूरॉन पोलराइज स्टेट में होता है। Any change or disturbance to the membrane will cause sodium to enter into the membrane and lower the potential difference that is lesser than -70 मिलीवोल्ट्स। तो अब क्या होगा कि जैसे ही आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे, कोई भी चेंज जब बॉडी में होगा या कोई भी तरीके का डिस्टर्बेंस जब बॉडी में होगा तो उसकी वजह से तुरंत, देखो बॉडी में कुछ भी चेंजेस होंगे ना तो तुरंत सोडियम चैनल खुल जाता है, क्योंकि सोडियम चैनल बहुत ढीठ है, उसको बस मौका चाहिए न्यूरॉन के अंदर जाने के लिए। सोडियम चैनल न्यूरॉन के अंदर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अंदर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव है, सोडियम अंदर आ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे ही बॉडी में बाहर से इम्पल्स मिलता है, हमारे न्यूरॉन को बाहर से इम्पल्स मिल रहा है, जैसे ही हमारे न्यूरॉन को इम्पल्स मिला आपके सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। तो देखो इधर ध्यान से देखो, जैसे ही यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये पोटेशियम का लीकी चैनल है, अच्छे से देखना। हाँ, तो जैसे ही आपके न्यूरॉन को इम्पल्स मिला, यहाँ से देखो, यहाँ से एक मैं इम्पल्स बना रही हूँ, जैसे ही आपके न्यूरॉन के ऊपर इम्पल्स आया, आपको चोट लगी, जैसे ही आपको चोट लगी आपके बॉडी के सोडियम चैनल्स खुल गए, मतलब आपके न्यूरॉन के सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं। तो जैसे ही बॉडी में इम्पल्स आता है या बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो सेल का जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन का सोडियम चैनल ओपन हो जाता है। इधर देखो, इधर पे सोडियम चैनल बंद था, अंदर नहीं आ पा रहा था, यहाँ पे वो सोडियम चैनल्स ओपन हो गए। तो अब अंदर क्या हो जाएगा? अंदर बहुत सारे सोडियम चैनल्स आ जाएंगे, अंदर बहुत सारे सोडियम चैनल्स आ जाएंगे, अंदर सोडियम चैनल ज़्यादा आ जाएंगे। तो उसके वजह से क्या होगा? अब अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, अब अंदर की तरफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और बाहर नेगेटिव आयंस बचेंगे। बाहर नेगेटिव आयंस कौन से बचेंगे? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में कौन से आयंस प्रेजेंट थे? क्लोराइड आयंस प्रेजेंट थे। तो अब बाहर सिर्फ क्लोराइड आयंस बचे हैं, क्योंकि सारा सोडियम अंदर आ गया। जब सोडियम अंदर आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आ गए, तो अंदर का चार्ज क्या हो गया? अंदर का चार्ज हो गया पॉजिटिव और बाहर का चार्ज हो गया नेगेटिव। देखो ध्यान से देखो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब आपके बॉडी को इम्पल्स मिलता है तो आपके सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो सोडियम फटाफट अंदर आने लग जाता है। जैसे सोडियम अंदर आने लग जाता है तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ते जाती है और बाहर सिर्फ नेगेटिव आयंस बचते हैं। तो बाहर जो नेगेटिव आयंस बचे हैं, उन नेगेटिव आयंस की वजह से बाहर क्या बची है? बाहर नेगेटिविटी बची। ऐसा नहीं होता है कि अंदर के नेगेटिव आयन बाहर चले गए, बाहर के नेगेटिव आयन अंदर आ गए, बाहर के पॉजिटिव आयन अंदर आ गए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बाहर से पॉजिटिव आयंस अंदर आते हैं, वो करेक्ट है, सोडियम आयंस अंदर आया वो करेक्ट है, लेकिन अंदर का प्रोटीन बाहर नहीं गया। बाहर नेगेटिविटी क्यों बढ़ी? क्योंकि बाहर पहले से जो नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं, क्लोराइड के और दूसरे नेगेटिव आयंस, उनके वजह से बाहर नेगेटिविटी बढ़ी। किसके वजह से बाहर नेगेटिविटी बढ़ी? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में पहले से जो नेगेटिव आयंस हैं, उन नेगेटिव आयंस के वजह से बाहर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो अब ये कैसे पता चलता है कि नेगेटिविटी बढ़ी बाहर और अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई? हम फिर से यहाँ पर क्या कनेक्ट करते हैं,
हम फिर से यहाँ पर क्या कनेक्ट करते हैं, हम इस न्यूरॉन में फिर से एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करके देखते हैं। हम क्या करके देखते हैं, यहाँ पर इस न्यूरॉन में हम फिर से एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करके देखते हैं और वो वोल्ट मीटर का एरो हमको फिर से बताता है कि आपका ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो रहा है। देखो पहले मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, रेस्टिंग फेज में -70 मिलीवोल्ट्स था। क्यों? क्योंकि अंदर नेगेटिव आयंस थे। लेकिन अब सोडियम आयंस खुल गए हैं, इम्पल्स मिला, इम्पल्स की वजह से सोडियम आयंस खुल गए। देखो ये इम्पल्स मैंने ऐसे ही यहाँ पर एरो बनाया है, ये एरो कहीं पर भी न्यूरॉन्स के किसी भी मेम्ब्रेन पे आके बैठेगा। समझो ये एरो ऐसा है, मतलब हमारे न्यूरॉन को इम्पल्स मिला। हमारे न्यूरॉन, नहीं तो तुम समझोगे पोटेशियम चैनल ओपन हो रहा है। हमारे न्यूरॉन्स को इम्पल्स मिलता है, न्यूरॉन को इम्पल्स मिलता है तो सोडियम चैनल ओपन होता है। सोडियम चैनल ओपन हो जाता है तो बाहर से सोडियम आयंस अंदर आने लगते हैं, मतलब बाहर के पॉजिटिव आयंस अंदर आने लगते हैं। अंदर जितना पॉजिटिव आयंस आते जाएगा ये पोटेंशियल चेंज होते जाएगा। क्या चेंज होगा इसमें, पहले पोटेंशियल कितना था, -70 मिलीवोल्ट्स था। अब जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो -70 से -60 मिलीवोल्ट होगा, -60 से -50 मिलीवोल्ट होगा और धीरे धीरे करके ये इतना ज़्यादा अंदर सोडियम आयंस आ जाता है कि धीरे धीरे करके ये चार्जेस पहुंच जाते हैं +50 मिलीवोल्ट तक। कितने तक पहुंच जाते हैं ये, +50 मिलीवोल्ट तक, क्योंकि सोडियम चैनल पूरे खुल जाते हैं और पूरा सोडियम आयंस अंदर आ जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर याद रखने वाली कौन सी है, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये बताया गया है कि जब स्टार्टिंग एक चैनल खुलता है, देखो जैसे हमारे नर्व का इम्पल्स आता है ना, जैसे ही हमारे नर्व का इम्पल्स आता है वो इम्पल्स इतना स्ट्रांग होता है कि वो सोडियम चैनल खोल देता है। तो स्टार्टिंग में जब शुरुआत होती है, जब आप पुशअप मारना स्टार्ट करते हो तो पहले आप बॉडी को वार्म अप करते हो। एक्सरसाइज करने से पहले हम बॉडी को वार्म अप करते हैं। तो वार्म अप करने के बाद कैसे हमारे में बहुत एनर्जी आ जाती है और हम पूरा एक्सरसाइज फिनिश कर देते हैं। उसी तरीके से जब हमारे नर्व को इम्पल्स मिलता है तो इम्पल्स की वजह से पहले एक सोडियम आयन खुलता है, एक सोडियम चैनल खुलता है, फिर 2 सोडियम चैनल खुलते हैं, धीरे धीरे करके सोडियम चैनल्स खुलते हैं। तो एक सोडियम आयन खुला तो अंदर सोडियम आयन्स आना चालू हो गए। जैसे अंदर सोडियम आयन्स आना चालू हुए, अंदर की नेगेटिविटी कम होने लगी, -70 से -60 हो गई। जैसे ही अंदर की नेगेटिविटी -70 से -60 मिलीवोल्ट होती है, हमारा न्यूरॉन अलर्ट हो जाता है। क्योंकि देखो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी कम होगा, अगर मतलब -70 से 69 हुआ, 68 हुआ तो न्यूरॉन्स को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन -70 से डायरेक्ट -60 मिलीवोल्ट्स में चेंजेस हो गए, मतलब पूरा 10 मिलीवोल्ट का चेंज हो गया, तो हमारा न्यूरॉन अलर्ट हो जाता है कि भैया कुछ तो गड़बड़ी है। तो जैसे ही -70 मिलीवोल्ट से -60 मिलीवोल्ट चेंजेस हुए, ये कैसे बदला, क्योंकि बाहर का सोडियम आयन अंदर आया। बाहर का सोडियम आयन अंदर कैसे आया, क्योंकि सोडियम के चैनल्स खुल गए, जो चैनल्स पहले बंद थे वो चैनल्स खुल गए। क्यों खुले, क्योंकि हमारे न्यूरॉन को इम्पल्स मिला। ओके, तो जैसे ही आपका मिलीवोल्ट -70 से -60 में कन्वर्ट होता है, आपके बाकी के सारे सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं, क्योंकि न्यूरॉन को मैसेज मिल जाता है कि अपना मिलीवोल्ट चेंज हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर स्टिमुलस आया है, तो चलो भाई लोग काम करना चालू कर दो। और जैसे ही न्यूरॉन को पता चलता है कि स्टिमुलस आया है, काम करना चालू करना है, तो हमारा न्यूरॉन बाकी के सोडियम आयंस एकदम से चालू कर देता है। तो ये जो मिनिमम चेंज है -70 से -60 जब हुआ, इस -60 को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको हम, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। देखो इधर मैंने लिखा भी है, जब आपको इम्पल्स मिलता है तो इम्पल्स के वजह से 1 या 2 सोडियम चैनल्स खुलते हैं, 1 या 2 सोडियम चैनल्स अंदर आते हैं, मतलब सोडियम्स अंदर आते हैं। धीरे धीरे करके आपका पोटेंशियल चेंज होना शुरू होता है। पहले -70 था, -70 से -60 हुआ, लेकिन जैसे -60 मिलीवोल्ट हुआ, सारे सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं। सारे सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे तो रैपिड इन्फ्लक्स होगा। रैपिड इन्फ्लक्स मतलब रैपिड इनटेक ऑफ सोडियम। एक सोडियम चैनल खुला था तो धीरे धीरे सोडियम अंदर आ रहे थे, अब सारे सोडियम चैनल्स खुल गए तो सारे सोडियम आयंस अंदर आ जाएंगे। सारे सोडियम आयंस अंदर आ जाएंगे तो आपका पोटेंशियल -60 से कम होते होते कितना पहुंच जाएगा, +50 तक पहुंच जाएगा। तो जो मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड है बाकी के चैनल्स को खोलने के लिए, देखो जब तक आपका पोटेंशियल -60 मिलीवोल्ट तक नहीं आ जाता तब तक बाकी के सोडियम चैनल्स नहीं खुलेंगे, ये याद रखो। बाकी के सब सोडियम चैनल्स अगर खोलने हैं तो पोटेंशियल -60 मिलीवोल्ट पहुंचना चाहिए। तो सब सोडियम चैनल्स खोलने के लिए -60 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल चाहिए, और इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम इसको, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो न्यूरॉन था वो पोलराइज स्टेट में था पहले, जब उसके पास कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। बाहर पॉजिटिव आयंस थे, अंदर नेगेटिव आयंस थे। लेकिन जैसे ही हमको कोई स्टिमुलस मिला,
स्टिमुलस के वजह से क्या हुआ, आपके सोडियम चैनल्स ओपन हो गए, सोडियम चैनल्स ओपन हो गए तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स चेंज हो रहे हैं। हमारी बॉडी में करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स है। ओके, तो जैसे ही हमको इम्पल्स मिला, सोडियम चैनल खुला, सोडियम चैनल खुला तो सोडियम अंदर आना स्टार्ट हुए, सोडियम आयन अंदर आना स्टार्ट होते हैं एज द इंफॉर्मेशन अराइव्स। जैसे ही आपको स्टिमुलेशन मिलता है, जैसे ये इम्पल्स मिलता है, इंफॉर्मेशन मतलब स्टिमुलस, जैसे ही आपकी बॉडी में स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस के वजह से क्या ओपन हुए, सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम चैनल ओपन हुए, धीरे धीरे करके सोडियम आयन अंदर आया, अंदर सोडियम आयन आया तो पॉजिटिविटी बढ़ते गई, मतलब -70 से -60 जैसे हुआ उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, क्योंकि जैसे ही -60 मिलीवोल्ट होता है, हम ना कंटिन्यू ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट करके रखते हैं, तो जैसे ही -60 मिलीवोल्ट होता है, देखा क्या जाता है कि सारे सोडियम चैनल्स खुल गए, और सारे सोडियम चैनल खुल गए तो हमको एंडिंग पोटेंशियल कितना देखा जाता है, एक्शन पोटेंशियल +50 मिलीवोल्ट। तो जब आपके न्यूरॉन के अंदर का पोटेंशियल +50 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, और अब आपका न्यूरॉन बेचारा डीपोलराइज स्टेट में हो गया। डीपोलराइज्ड क्यों बोला इसको, क्योंकि बाहर चले गए नेगेटिव, मतलब बाहर बढ़ गए नेगेटिव आयंस और अंदर आ गए सारे पॉजिटिव आयंस। अंदर का नेगेटिव आयन बाहर नहीं गया है, बाहर पहले से नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, लेकिन बाहर पहले जो पॉजिटिव आयंस थे वो अब अंदर आ गए, तो बाहर सिर्फ नेगेटिव आयंस बचे। तो बाहर जो नेगेटिव आयंस बचे हैं उनके वजह से अब बाहर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो 1-2 पॉजिटिव आयन अगर बाहर बचा होगा तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो बाहर मेजर अमाउंट में नेगेटिव आयंस बढ़ा, इसलिए बाहर नेगेटिविटी हो गया, और अंदर मेजर अमाउंट में पॉजिटिव आयंस आ गए, तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गया, और इतना पॉजिटिविटी बढ़ा कि वोल्टेज +50 मिलीवोल्ट तक पहुंच गया। तो इस फेज को हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड फेज। पहले पोलैरिटी कैसी थी, बाहर प्लस अंदर माइनस, अब पोलैरिटी कैसी हो गई, बाहर माइनस अंदर प्लस, पोलैरिटी बदल गई, तो इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, डीपोलराइजेशन। आपके सिनैप्स वाले पार्ट में 9.4 में सिनैप्स वाले पार्ट में आपको कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं, तो अब वो स्टार्टिंग के 2-3 डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो देखो पहला डेफिनेशन क्या दिया गया है, एक्साइटेबिलिटी का पहला डेफिनेशन क्या है, पहले सिनैप्स का मतलब देख लेते हैं। इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन 2 नर्व सेल्स। देखो मैं कुछ भी ट्रैक के बाहर नहीं जा रही हूँ, आप वीडियो देखते रहो, आपको समझेगा मैं क्यों इधर पे डेफिनेशन बता रही हूँ। सिनैप्स मतलब क्या होता है, इट इज़ अ जंक्शन, जंक्शन मतलब गैप, बिटवीन 2 नर्व सेल्स विद अ माइन्यूट गैप। माइन्यूट मतलब छोटा सा, इसको मिनट नहीं पढ़ना है, मिनट मतलब टाइम, माइन्यूट, माइन्यूट मतलब छोटा सा गैप। तो जब 2 नर्व सेल्स के बीच में छोटा सा गैप प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सिनैप्टिक क्लेफ्ट इन बिटवीन देम विच अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बाय अ न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज। मतलब क्या बोला जा रहा है हमको इधर पे कि समझो ये आपका एक न्यूरॉन है, ये आपका एक न्यूरॉन है, समझो क्या ये न्यूरॉन ही है, ये एक न्यूरॉन है और यहाँ से आपका दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा। ओके, ये मैं मिटा देती हूँ, यहाँ से आपका दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है। ये एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो डिटेल्स गैप प्रेजेंट है, ये जो गैप है ना, ये रेड रेड डॉट्स जो मैंने बनाए, इस गैप को हम बोलते हैं सिनैप्स। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, सिनैप्स या जंक्शन। ओके, तो देखो सिनैप्स का मतलब आपको समझ गया। अब इसमें फर्स्ट डेफिनेशन क्या दिया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। इस नर्व फाइबर की कुछ प्रॉपर्टी बताई गई है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या होता है, द नर्व फाइबर्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन हैव द एबिलिटी टू परसीव स्टिम्युलस। परसीव मतलब रिसीव करना। सो हमारा जो नर्व फाइबर होता है, जब ये नर्व फाइबर पोलराइज स्टेट में होता है, जब ये नर्व फाइबर पोलराइज स्टेट में होता है तब ये स्टिम्युलस रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है, ये स्टिम्युलस रिसीव करता है। जब ये नर्व डीपोलराइज्ड स्टेट में होगा, ऑलरेडी अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो ये कोई सिग्नल रिसीव नहीं करेगा। देखो जब ये पोलराइज स्टेट में था तब इम्पल्स आया, एक बार ये पोलराइज से डीपोलराइज्ड हो गया तो अब ये नया इम्पल्स रिसीव नहीं करेगा, समझा। हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं कि आपका जो नर्व फाइबर होता है, ये नर्व फाइबर कोई भी सिग्नल कब रिसीव करता है, जब वो पोलराइज्ड स्टेट में हो। सो द नर्व फाइबर्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन हैव द एबिलिटी टू रिसीव द स्टिम्युलस। परसीव करना मतलब रिसीव करना, टू रिसीव द स्टिम्युलस एंड एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ एक्टिविटी। तो जब आपका नर्व फाइबर पोलराइज स्टेट में है, उसने इम्पल्स रिसीव किया, इम्पल्स रिसीव करके वो डीपोलराइज स्टेट में चला गया। अब सेकेंड डेफिनेशन क्या है, कंडक्टिविटी।
इट इज एबल टू ट्रांसमिट द एक्साइटेशन। क्या बोला गया है हमको इधर पे कि आपका जो नर्व फाइबर होता है, ये जो हमारा नर्व फाइबर है, ये इम्पल्स को आगे ट्रांसमिट करेगा एक एक्सॉन के पार्ट से दूसरे पार्ट तक और दूसरे पार्ट से न्यू न्यूरॉन तक। मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास मैसेज पास करना, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। और नेक्स्ट क्या बोला गया है, थर्ड डेफिनेशन, स्टिम्युलस। ये वाला पार्ट, इसीलिए मैं ये बताना चाहती थी डेफिनेशन। स्टिम्युलस मतलब क्या होता है? It is any detectable physical, chemical, electrical change in the external or internal environment which brings about excitation in a nerve, muscle, organ or organism। मतलब कोई भी चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, डिटेक्टेबल चेंज, कोई भी चेंज जब सेल के अंदर होता है और उस चेंज के वजह से जब आपके नर्व फाइबर्स में चेंजेस होते हैं तो उस चेंज को हम बोलते हैं स्टिम्युलस। बाहर से चोट लग रही है तो अंदर सोडियम आयंस खुल रहे हैं, अंदर एसिडिटी बढ़ रही है, उसके वजह से भी आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो रहा है। एसिडिटी बढ़ गई मतलब HCl बढ़ गया, HCl बढ़ गया स्टमक में तो बाइल जूस बढ़ाना पड़ेगा, मतलब चेंजेस हो रहे हैं। तो अंदर का चेंज हो बॉडी का या बाहर का चेंज हो, चेंजेस को बोलते हैं स्टिम्युलस। क्या बोलते हैं उसको हम? स्टिम्युलस। सो एनी डिटेक्टेबल, ऐसा चेंज जो देखा जा सकता है। सो एनी डिटेक्टेबल फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ब्रिंग्स अबाउट एक्साइटेशन इन अ नर्व। उसके वजह से क्या होता है? नर्व का पोटेंशियल बदल जाता है। एक्साइट होना मतलब पोटेंशियल बदलना, पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज स्टेट में जाना। ओके, In order to be effective, the stimulus must have a minimum intensity called threshold stimulus। देखो मैंने आपको क्या बोला, जब ये स्टिमुलस आपको मिलता है तो आपका सोडियम चैनल खुलता है। सोडियम चैनल खुलेगा, अगर 1-2 सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं तो ये पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। -70 मिलीवोल्ट से -69 मिलीवोल्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव आयंस में पॉजिटिव आयन मिक्स हो रहे हैं तो चार्ज पॉजिटिव होते जा रहा है। तो जब आपका चैनल खुलता है तो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाती है, मतलब -70 से -60, -60 से -50, -40, -30, -10, 0, फिर +10। आपने रियल नंबर पढ़ा है मैथ्स में, आपने वो एक्स एक्सिस पढ़ते हो ना आप, 0 रहता है, 0 के एक तरफ प्लस नंबर और एक तरफ माइनस नंबर, तो माइनस से 0 की तरफ जाएंगे, फिर 0 से प्लस की तरफ जाएंगे। तो क्या होता है, जब आपका ये स्टिमुलस आता है, ये स्टिमुलस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका सोडियम आयन चैनल जो खुल रहा है वो चैनल ज़्यादा सोडियम आयंस अंदर ले सके। ज़्यादा सोडियम आयंस अंदर आएंगे तो आपका पोटेंशियल -70 से -60 होगा, और जब तक आपका पोटेंशियल -60 नहीं होगा, जब तक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल नहीं होगा, तब तक बाकी के चैनल्स नहीं खुलेंगे। बाकी के चैनल्स नहीं खुलेंगे तो आपका न्यूरॉन डीपोलराइज स्टेट में नहीं जाएगा। न्यूरॉन डीपोलराइज स्टेट में नहीं जाएगा तो ये मैसेज एक जगह से दूसरी जगह आगे पास नहीं होगा। ये कैसे होता है उसकी बात करेंगे। ओके, सो क्या बोला गया है हमको इधर पे, in order to be effective the stimulus must have a minimum intensity called threshold stimulus। तो इस स्टिमुलस को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हल्का फुल्का स्टिमुलस है, समझो आप सो रहे हो और आपके ऊपर से मक्खी बैठी है, आपने ऐसे ऐसे कर दिया, या मक्खी बैठी और आपको पता भी नहीं चला, तो मतलब वो स्टिमुलस इतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन जब उस मच्छर ने काटा तो हमको पता चला, तो मतलब उसका स्ट्रांग स्टिमुलस था। तो स्टिमुलस को बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। सबलिमिनल स्टिमुलस मतलब वीक स्टिमुलस, ये वर्ड डिफिकल्ट है, आप वीक लिखोगे तो भी चलेगा। सबलिमिनल स्टिमुलस यानी वीक स्टिमुलस विल हैव नो इफेक्ट। अगर हल्का फुल्का बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं तो उससे पता नहीं चलता है। बॉडी में जब ज़्यादा चेंजेस होते हैं तो बॉडी उसको डिटेक्ट करती है। While supraliminal मतलब strong stimulus will produce the same degree of impulse as the threshold stimulus। तो जितना ज़्यादा strong impulse मिलेगा, impulse का एक strength होता है। ओके, देखो समझो, इमेजिन करो कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से 10 के 10 बच्चे रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर सब लोग सेम स्पीड में भागेंगे तो कोई जीतेगा क्या? नहीं। उसी तरीके से अगर आपको हल्का हल्का स्टिमुलस मिल रहा है तो हल्के हल्के स्टिमुलस से कुछ नहीं होने वाला है। एक स्टिमुलस जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो स्टिमुलस के वजह से आपकी बॉडी में इम्पल्स जनरेट होगा और जिसके वजह से आगे पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन होगा। समेशन इफेक्ट मतलब क्या होता है? अ सिंगल वीक स्टिमुलस, सबलिमिनल मतलब वीक, अ सिंगल वीक स्टिमुलस विल हैव नो इफेक्ट, बट इफ मैनी सच वीक स्टिमुलाई आर गिवन इन क्विक सक्सेशन they may produce an impulse due to addition or summation of stimuli। summation effect मतलब क्या होता है? summation करना मतलब addition करना। समझो एक स्टिमुलस से कुछ असर नहीं पड़ा
तो आपने वैसे छोटे छोटे वीक स्टिमुलस बहुत सारे दिए, मतलब एक बार मैंने बुलाया तुमने नहीं सुना, 2 बार मैंने बुलाया तुमने नहीं सुना, पर मैं कंटिन्यू जब तुमको बुलाऊंगी तो तुमको सुनना ही पड़ेगा क्योंकि मैं कंटिन्यूअस स्टिमुलस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जब एक वीक स्टिमुलस से काम नहीं बनता है तो आप वैसे बहुत सारे वीक स्टिमुलस जब कंटिन्यूअसली देते हो तो ये सारे वीक स्टिमुलस मिलकर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस बन जाते हैं और फिर बॉडी का पोटेंशियल चेंज होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं समेशन इफेक्ट। और नेक्स्ट आता है ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ मतलब क्या होता है? The nerve will either conduct the impulse along its entire length or it will not at all conduct the impulse as in case of subliminal or weak stimulus। मतलब क्या? ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके न्यूरॉन को जो इम्पल्स मिला, ये जो न्यूरॉन के पास जो मैसेज आ रहा है उससे आपके बॉडी, आपके न्यूरॉन के अंदर सिर्फ यहाँ पर पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन हो। देखो, हमारे न्यूरॉन को जो भी मैसेज मिलता है वो मैसेज पूरे न्यूरॉन में पास होता है। ऐसा कभी नहीं होगा सिर्फ मैसेज यहाँ तक आया और यहाँ से आगे नहीं गया, आधा अधूरा काम नहीं करता है नर्व। अगर इम्पल्स आ रहा है तो वो पूरे न्यूरॉन में ट्रैवल करेगा, नहीं तो वो बिल्कुल ट्रैवल नहीं करेगा। ऑल और नन, या तो पूरा ट्रैवल करेगा या तो बिल्कुल नहीं, बीच का काम नहीं होता है। ओके, आगे देखो क्या बताया गया है। रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। चलो, तो इधर तक आपको इतने डेफिनेशन समझ गए, कुछ अप्रोक्सीमेटली हमने 4 डेफिनेशन देखे और सिनैप्स का मिला के 5। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे थे, मतलब हम डीपोलराइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। फिर से एक बार डीपोलराइजेशन की थ्योरी देखते हैं। डीपोलराइजेशन की थ्योरी में क्या बताया गया है? द ओरिजिन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल परफेक्ट स्टेट। Any change or disturbance to the membrane will cause sodium to enter into the membrane and lower the potential difference। कोई भी अगर अपने मेम्ब्रेन में कोई भी चेंज होता है, कोई भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से सोडियम चैनल खुलता है। एक सोडियम चैनल खुलता है तो धीरे धीरे करके मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से -60 होता है। जैसे आपका पोटेंशियल -60 पे पहुंचता है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। उस पोटेंशियल की वजह से सब सोडियम चैनल खुल जाते हैं। सब सोडियम चैनल एक साथ खुल जाएंगे तो भर भरा के अंदर सोडियम आयंस आ जाएगा। सोडियम आयंस अंदर पूरा इतना भर जाएगा कि अब अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो अब हमको पोटेंशियल कितना देखने को मिलेगा? +50 मिलीवोल्ट। कैसे पता चला? क्योंकि हमने इधर पे ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट करके रखा है जो वोल्टेज का डिफरेंस बताते रहता है। तो आगे देखो क्या बोला गया है। दिस मेक्स द मेम्ब्रेन मोर परमिएबल टू सोडियम, मतलब जितना सोडियम चैनल खुलेगा सोडियम अंदर आते जाएगा। सो there will be rapid influx of sodium। rapid influx मतलब rapid entry of sodium ion। this property is peculiar to a nerve membrane। और ये प्रॉपर्टी हमको सिर्फ नर्व मेम्ब्रेन में ही देखने को मिलती है, बाकी किसी सेल के मेम्ब्रेन में ये प्रॉपर्टी देखने नहीं मिलेगी, लेकिन नर्व मेम्ब्रेन में ये प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है। आगे देखो क्या बताया नेक्स्ट पैराग्राफ में। द वोल्टेज गेटेड सोडियम पोटेशियम चैनल्स आर स्पेशल इन 2 ways। वोल्टेज गेटेड चैनल्स का 2 काम होता है। क्या? They can change the potential difference of the membrane as per the stimulus received and also the gates operate separately and are self closing। मतलब क्या है यहाँ पर कि आपको कैसा स्टिमुलस मिला है उसके बेसिस पर आप गेट ओपन करते हो। अगर वीक स्टिमुलस है तो सोडियम गेट ओपन नहीं होगा, अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है तो सोडियम गेट ओपन होगा। और एक एडवांटेज क्या है सोडियम पोटेशियम चैनल का कि सोडियम चैनल अलग है, पोटेशियम चैनल अलग है। तो जब चाहिए तब हम कोई भी चैनल ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। सो ये 2 एडवांटेजेस है सोडियम और पोटेशियम चैनल का। पहला एडवांटेज क्या है? स्टिमुलस के हिसाब से चैनल ओपन होगा। और दूसरा एडवांटेज क्या है? चैनल्स अलग अलग है, सोडियम का चैनल अलग है, पोटेशियम का चैनल अलग है। इसलिए जब सोडियम चैनल की जरूरत पड़ेगी तो सोडियम चैनल खोलेंगे, जब पोटेशियम चैनल की जरूरत पड़ेगी तो पोटेशियम चैनल खोलेंगे, और जब जिसकी जरूरत नहीं रहेगी उसको बंद कर देंगे। सो दे आर सेल्फ क्लोजिंग। अब आगे देखो क्या बताया है। ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल बोथ गेट्स आर क्लोज्ड। जब आपका न्यूरॉन पोलराइज्ड स्टेट में रहता है, मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल में रहता है, तो सारे गेट्स बंद रहते हैं। पोटेशियम गेट्स भी बंद है, सोडियम गेट भी बंद है, सिर्फ लीकी चैनल ओपन है। ओके, सो ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल बोथ द गेट्स आर क्लोज्ड एंड रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेंटेन। आपका ये स्टेट मेंटेन रहता है। हाउएवर ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन द सोडियम गेट ओपन बट नॉट द पोटेशियम गेट्स। तो जब आपका डीपोलराइजेशन हो रहा है, डीपोलराइजेशन के टाइम पे क्या हो रहा है? सिर्फ सोडियम गेट्स ओपन हो रहे हैं, पोटेशियम गेट्स अब भी बंद है। तो इसके वजह से क्या होगा? पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा, अंदर पोटेशियम मेंटेन है। अंदर पोटेशियम सिर्फ जो थोड़ा बहुत लीक हो रहा है वो लीकेज को भूल जाओ, अंदर जो पोटेशियम आयंस है वो पोटेशियम आयंस रहेंगे ही,
प्लस बाहर से और सोडियम आयंस अंदर आए। तो अब अंदर पोटेशियम आयन और सोडियम आयन की वजह से इतना पॉजिटिविटी बढ़ गया कि आपका पोटेंशियल -70 से +50 पहुंच गया। तो देखो क्या बोला गया इधर पे हमको, सो ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन the sodium gets open but the potassium gates are closed and this causes sodium to rush into the axon and bring about a depolarization। तो इसके वजह से क्या होता है, आपका सोडियम गेट ओपन होने के वजह से सारा सोडियम अंदर आ जाता है। तो अब अंदर कौन से आयंस हो गए, अंदर सोडियम आयंस हैं जो पॉजिटिव हैं और अंदर पोटेशियम आयन है जो पॉजिटिव है। अंदर इतने पॉजिटिव आयंस हो गए कि अब अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई, इसके वजह से अंदर चार्जेस पॉजिटिव हो गए। ओके, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बिकम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब बाहर का जो पार्ट है, हमारे न्यूरॉन के बाहर का जो पार्ट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, उधर पे सिर्फ क्लोराइड आयंस और कुछ प्रोटीन्स बचे हैं, तो उनके वजह से अब बाहर नेगेटिविटी हो जाती है और सारा पॉजिटिव आयंस अंदर आ गया, सारा का सारा सोडियम आयंस अंदर आ गया। तो अब अंदर पॉजिटिविटी हो गई और बाहर नेगेटिविटी हो गई। ओके, सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बिकम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द इनर मेम्ब्रेन विच बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन जब हुआ तो डीपोलराइजेशन में क्या हुआ, आपके चार्जेस बदल गए, बाहर नेगेटिविटी बढ़ गई, अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई। एंड द वैल्यू ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज +30 मिलीवोल्ट्स टू +60 मिलीवोल्ट्स। दिस, हाँ, क्या बोला गया हमको इधर पे कि आपका वैल्यू कितना है, मतलब आपका जब रेस्टिंग पोटेंशियल में था न्यूरॉन तब -70 मिलीवोल्ट्स था, ये पॉजिटिव होते 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 +30 +60 तक पहुंचता है। हमने एक एवरेज वैल्यू लिया है +50 मिलीवोल्ट्स। आपने एग्जाम में ये लिखा तो भी चलेगा कि जब आपका न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल में आता है, मतलब डीपोलराइजेशन हो जाता है, तो डीपोलराइजेशन में चार्जेस कितने हो जाते हैं, +50 मिलीवोल्ट्स, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ गए और बाहर नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, आपने मन से नहीं बोला, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड कनेक्ट करके रखा है जिसकी मदद से हमको कैलकुलेशन पता चल रहा है। ओके, तो अब आगे देखो क्या बताया गया है आपको, इतना पार्ट आपको समझ में आया है पक्का। आगे देखो क्या बताया है, दिस ट्रिगर्स डीपोलराइजेशन इन द नेक्स्ट पार्ट while it itself starts going to repolarization। इसका मतलब क्या, इतना पार्ट आपको समझा है पक्का? ओके, ऑल राइट। तो हमने क्या देखा कि आपका न्यूरॉन पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज स्टेट में कैसे जाता है वो हमने देखा। हमको लास्ट लाइन क्या बोली गई थी, देखो आपकी टेक्स्ट बुक का मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश की है। हमको लास्ट लाइन क्या बोली गई थी कि आपका जो न्यूरॉन होता है जब वो पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज्ड में जाता है, मतलब एक न्यूरॉन में मैसेज जो है ये पहले पोलराइज स्टेट में था, जब ये इसके पास इम्पल्स आया तो अब ये डीपोलराइज हो गया। तो अब जो डीपोलराइजेशन यहाँ हुआ है, मतलब ये मैसेज जो इसको यहाँ मिला है, अब ये मैसेज एक न्यूरॉन से आगे की न्यूरॉन की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा। कैसे बढ़ता है ध्यान से देखो, मैं पहले आपको डायग्राम बता देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो इधर पे क्या हुआ, ये आपकी टेक्स्ट बुक का डायग्राम है ताकि आपका टेक्स्ट बुक का डायग्राम का पॉइंट भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ डायग्राम में हमको क्या बताए जा रहे हैं, ये पोटेशियम का लीकी चैनल है और ये सोडियम गेट है जिसकी मदद से सोडियम अंदर आ सकता है। पर जब हमारा न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में होता है, पोलराइज स्टेट में होता है, तब सोडियम चैनल्स क्लोज्ड होते हैं, सिर्फ पोटेशियम लीक होता है। न्यूरॉन के दोनों तरफ आपका जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन होता है, एक्सॉन का एक्सोलेमा, इसके दोनों तरफ सेम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो चैनल्स यहाँ है वही चैनल्स यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन सेम होता है। तो क्या बताया जा रहा है हमको इधर पे कि आपका न्यूरॉन जब रेस्टिंग फेज में है तो पोटेशियम आयंस लीक हो रहे हैं और सोडियम चैनल्स क्लोज्ड है। सोडियम चैनल्स क्या है, क्लोज्ड है। डायग्राम में ठीक से बताया नहीं बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सोडियम चैनल्स क्लोज्ड है और बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का पार्ट है, दिस इज ECF सेल के बाहर का पार्ट एंड दिस इज ICF सेल के अंदर का पार्ट। तो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में चार्जेस कैसे हैं, नेगेटिव चार्जेस है क्योंकि इधर प्रोटीन्स बहुत सारी प्रेजेंट है। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि बाहर सोडियम आयन ज़्यादा प्रेजेंट है। बाहर नेगेटिव आयंस भी हैं लेकिन कम अमाउंट में है, और अंदर पोटेशियम है लेकिन वो भी कम हो रहा है क्योंकि लीकी चैनल चालू है। और ये सोडियम पोटेशियम पंप की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आपको बाहर से पोटेशियम अंदर खींच के लाना होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा पोलराइज स्टेट में था आयन, हमारा जो न्यूरॉन था ये पोलराइज स्टेट में था। जैसे ही इसको कोई इम्पल्स मिला,
जैसे ही इस न्यूरॉन को कोई इम्पल्स मिलता है तो ये न्यूरॉन क्या हो जाता है, पोलराइज से डीपोलराइज स्टेट में चला जाता है। मतलब कैसे, सारे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। देखो इधर का भी सोडियम चैनल ओपन हो गया, ये सोडियम चैनल्स भी ओपन हो गए। पहले ये सोडियम चैनल क्लोज थे, लेकिन अब ये सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल ओपन होने के वजह से अंदर फटाफट सोडियम आयंस भर जाता है। अंदर सोडियम आयंस भर जाता है तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। पॉजिटिविटी बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिलीवोल्ट्स, लेकिन जब आपका पॉजिटिव आयंस अंदर आना स्टार्ट हुआ तो -70 से -60 मिलीवोल्ट्स बना। जैसे ही -60 मिलीवोल्ट होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो सारे सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं, तो आपका ये पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाता है +50 मिलीवोल्ट्स में। मतलब चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। पर ये इतना ज़्यादा चार्ज आपका न्यूरॉन का पार्ट हैंडल नहीं कर सकता। आपका न्यूरॉन इतना पॉजिटिव चार्ज हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि सेल को स्टेबिलिटी चाहिए। तो जब इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपको तो एक रूल पता ही है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि न्यूरॉन के इस पार्ट में, इस वाले पार्ट में जब डीपोलराइजेशन हो जाता है, जब ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, आगे वाले एक्सॉन का नेगेटिव प्रोटीन्स अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं। ये पॉजिटिव क्या करने लग जाते हैं, आगे वाले पार्ट का नेगेटिव प्रोटीन्स अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं। अब ये नेगेटिव प्रोटीन्स जब इनकी तरफ आएंगे, ध्यान से सुनो, ये नेगेटिव प्रोटीन्स जब डीपोलराइज स्टेट के पास आने लगेंगे तो धीरे धीरे करके ये +50 मिलीवोल्ट्स का अमाउंट कम होते जाएगा। +50 से ये +40 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि आप नेगेटिव प्रोटीन्स अपनी तरफ खींच रहे हो। आप नेगेटिव प्रोटीन अपनी तरफ खींच रहे हो तो उसके वजह से क्या हो रहा है, नेगेटिव प्रोटीन खींचने की वजह से आपका पॉजिटिविटी कम होते जा रहा है। +50 से +40, +40 से +30। तो जैसे ही हमारे पास ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल था -60 मिलीवोल्ट्स का, वैसे ही यहाँ पर भी रीपोलराइजेशन का थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है। जैसे डीपोलराइजेशन के लिए थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -60 था, वैसे रीपोलराइजेशन के लिए थ्रेशोल्ड पोटेंशियल +40 +30 मिलीवोल्ट्स है। देखो अच्छे से समझो मैं क्या बोल रही हूँ। न्यूरॉन को हमेशा स्टेबल स्टेट में रहना पसंद है, पर स्टेबिलिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अंदर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज। अच्छे से सुनो, न्यूरॉन्स को स्टेबल, किसी भी सेल को स्टेबिलिटी अच्छी लगती है। स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखने के लिए क्या जरूरी है कि अंदर नेगेटिव चार्जेस हो और बाहर पॉजिटिव चार्जेस हो। पर इधर पे उल्टा हो गया है, डीपोलराइज स्टेट में क्या हो गया है, अंदर पॉजिटिव हो गया है। तो अब इस पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपके आगे के जो नेगेटिव आयंस है वो आयंस इधर अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, जिसके वजह से ये आयंस जब यहाँ पर अट्रैक्ट होने लगेंगे तो यहाँ पर नेगेटिविटी कम हो जाएगी। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, ये पार्ट समझ गया, मतलब आपको सब समझ गया। जब आपका ये पार्ट ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, कितना पॉजिटिव हो जाता है, +50 मिलीवोल्ट्स, तो अब ये वाला पार्ट, डीपोलराइज्ड वाला पार्ट आगे के आयंस को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। जब ये अपनी तरफ आयंस को खींचता है तो अब यहाँ की पॉजिटिविटी कम हो रही है। +50 मॉलिक्यूल्स थे, तुमने उसमें 10 नेगेटिव मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, तो 50 में से 10 गए, 40 बचे। मतलब +50 से वोल्टेज +40 पे आ गया। और जैसे ही आपका वोल्टेज कम होता है, +50 से +40 पे आ जाता है वोल्टेज, तो आपके सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं। ये सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, ये सोडियम चैनल्स बंद हो जाएंगे, जिसके वजह से अब अंदर और सोडियम आयन नहीं आएगा। अंदर और सोडियम आयंस नहीं आएंगे तो यहाँ पर अब पॉजिटिविटी धीरे धीरे करके कम होने लगेगी, क्योंकि ये सारे नेगेटिव प्रोटॉन्स इधर आ जाएंगे तो पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखो, यहाँ से नेगेटिव आयंस यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव आयंस बचेंगे, यानी सिर्फ K+ बचेगा। और K+ जब बचता है तो धीरे धीरे करके सिर्फ पॉजिटिव आयन बचा, तो यहाँ पर धीरे धीरे करके -70 से वापस जब -60 में वोल्टेज आ जाता है तो अब यहाँ पे सारे चार्जेस पलट जाते हैं। यहाँ के चार्जेस हो जाते हैं पॉजिटिव और यहाँ के चार्जेस हो जाते हैं नेगेटिव। मतलब पहले आपका न्यूरॉन पोलराइज स्टेट में था, फिर वो डीपोलराइज्ड हुआ, डीपोलराइज्ड से वो रीपोलराइज्ड हुआ। रीपोलराइज्ड होना मतलब क्या होता है, वापस पॉजिटिव आयंस बाहर डाल देना और नेगेटिव आयंस अंदर ले लेना। नेगेटिव आयन अंदर कैसे आ रहा है, क्योंकि वो आगे वाले न्यूरॉन का नेगेटिव अपनी तरफ खींच रहा है। जब ये आगे वाले न्यूरॉन का नेगेटिव आयन अपनी तरफ खींचेगा तो हमको ये न्यूरॉन कैसा देखने को मिलेगा, ये जो डीपोलराइज स्टेट था, ये पहले पॉजिटिव था, अंदर पॉजिटिव था, बाहर नेगेटिव था, डीपोलराइज स्टेट, ठीक है। लेकिन इसने ये नेगेटिव आयंस अपनी तरफ खींच लिए। जब ये अपनी तरफ खींच लेता है तो यहाँ पे अब नेगेटिविटी बढ़ गई, यहाँ पर क्या बढ़ गई, नेगेटिविटी बढ़ गई, और यहाँ पर नेगेटिविटी बढ़ गई तो
और हमने क्या किया, हमने सोडियम गेट को क्लोज कर दिया। सोडियम गेट को क्लोज कर दिया तो अब बाहर वापस सोडियम आयंस रुक जाएंगे क्योंकि उनको अंदर आने की जगह ही नहीं है। बाहर सोडियम आयंस रुकेंगे तो बाहर पॉजिटिविटी मेंटेन हो जाएगी। तो आपका जो न्यूरॉन डीपोलराइज स्टेट में था, अब वो न्यूरॉन रीपोलराइज स्टेट में आ गया। कौन से स्टेट में आ गया, अब वो रीपोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन मतलब स्टेबल स्टेट, डीपोलराइजेशन मतलब इंपल्स मिलता है, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, और रीपोलराइजेशन मतलब सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं और आपका जो न्यूरॉन है वो पहले जैसे स्टेबल स्टेट में चला जाता है। इतना पार्ट समझ में आया। तो अब जो मैसेज था वो मैसेज आगे जंप कर गया। वो मैसेज क्या कर गया, आगे जंप कर गया, क्योंकि देखो आपका जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है उसके बाहर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ऐसे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। और ये जो आपके चार्जेस होते हैं ये कभी माइलिन शीथ के अंदर से नहीं जा सकते। मतलब ये चार्जेस, एक मिनट, हाँ, ये जो चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, ये इनके अंदर से ट्रैवल नहीं कर सकते। इन चार्जेस को ऐसे फ्लोट करके जंप करके आगे जाना पड़ता है। प्लीज अच्छे से सुनो, ये जो चार्जेस होते हैं ना, बाहर के चार्जेस जो होते हैं, ये बाहर के चार्जेस ऐसे माइलिन शीथ के अंदर से, ऐसे अंदर से नहीं जा सकते। इनको ऐसे जंप करके नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये वाला कौन सा पार्ट है, देखो इस पार्ट को हम क्या लेबल कर सकते हैं, दिस इज नोड ऑफ रैनवायर। आपने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था ना, नोड्स ऑफ रैनवायर। तो ये नोड्स ऑफ रैनवायर का पार्ट ही ये होता है कि वो हमारे चार्जेस को आगे की तरफ जंप करवाए। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस थे, ये पॉजिटिव चार्जेस आगे की तरफ जंप करेंगे तो आपका जो न्यूरॉन का मैसेज है, आपका जो इम्पल्स है, वो इम्पल्स एक पार्ट से नेक्स्ट पार्ट में पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, क्योंकि अंदर के नेगेटिव आयंस अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे जब पॉजिटिविटी ज़्यादा थी तो हमने ये नेगेटिव आयंस अपनी तरफ खींचे। ये नेगेटिव आयंस जब हमने अपनी तरफ खींचे तो यहाँ पर पॉजिटिविटी हो गई और यहाँ पर नेगेटिविटी हो गई। अब यहाँ पर पॉजिटिविटी हो गई है तो अब ये मैसेज, ये वाला जो फेज है, ये वाला फेज डीपोलराइज्ड में चला गया। देखो ये पोलराइज था, ये डीपोलराइज था, डीपोलराइज से रीपोलराइज्ड हो गया। रीपोलराइज्ड कैसे हुआ, क्योंकि अंदर नेगेटिव। याद रखो फर्स्ट स्टेट मतलब अंदर नेगेटिव, वापिस इधर अंदर नेगेटिव है तो मतलब रीपोलराइजेशन हो गया। वापिस से हमारा न्यूरॉन पोलराइज्ड स्टेट में आ गया और ये पार्ट पोलराइज स्टेट में आया, लेकिन अब ये पार्ट डीपोलराइज स्टेट में चला गया। तो ऐसे करते करते एक न्यूरॉन के पार्ट से दूसरे पार्ट तक, दूसरे से तीसरे, ऐसे पूरे एक्सॉन मेम्ब्रेन में मैसेज पास होता है और फिर वो फाइनल मैसेज ट्रैवल करते करते आपके टीलोडेंड्रॉन तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है, टीलोडेंड्रॉन तक। तो टीलोडेंड्रॉन तक मैसेज पहुंचाने के लिए 3 फेजेस देखने पड़ते हैं हमारे मैसेज को। मतलब हमारा इंपल्स 3 फेजेस के थ्रू जाता है, पहले पोलराइजेशन, फिर डीपोलराइजेशन और फिर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन कैसे हो रहा है, आपका जो ये डीपोलराइज स्टेट है वो आगे वाले पार्ट का नेगेटिव आयन अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिविटी कम हो रही है। यहाँ नेगेटिविटी कम हो रही है तो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं। तो ये डीपोलराइज स्टेट में जा रहा है और ये वापिस रीपोलराइज स्टेट में आ जा रहा है। तो समझ में आया इतना पार्ट। अब थियोरी देख लेते हैं। ऑल राइट, तो आई होप आपको पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब रीपोलराइजेशन की थ्योरी भी देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ओके, तो देखो रीपोलराइजेशन की थ्योरी में हमें क्या बताया गया है, चेंज इन द पोलैरिटी फ्रॉम डीपोलराइज्ड बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन कैसे होता है मैंने आपको बताया, आप बैक जाके वापस देखो, मैं सेम चीज रिपीट करूंगी तो वीडियो अननेसेसरीली लंबी हो जाएगा। It occurs after a short interval called refractory period। देखो refractory period बताने के लिए मैं अभी आपको ये पूरा रब करके एक ग्राफ बताऊंगी तो आपको refractory period वर्ड का मतलब समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप refractory period को अंडरलाइन करके रख लो, पीछे इसका डेफिनेशन भी दिया है इस सिनैप्स वाले पार्ट में, वो भी हम पढ़ेंगे, बट मैं वो आपको ग्राफ की मदद से बताऊंगी। ओके, सो द लार्ज नंबर ऑफ सोडियम ऑन द इनसाइड कॉजेज अ ड्रॉप इन द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टू सोडियम। देखो अंदर जब ज्यादा सोडियम आयन हो जाता है, इधर सोडियम चैनल्स खुल गए, अंदर की तरफ जब ज्यादा सोडियम आयन आ जाता है और आपका पोटेंशियल -60 से 50 वोल्ट्स में चला जाता है, मिली वोल्ट्स में, तो अब हम सारे सोडियम चैनल्स क्लोज कर देते हैं। मतलब अंदर जब बहुत ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो अब हमारा न्यूरॉन डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन के फेज में जाएगा। रीपोलराइजेशन के फेज में जाते वक्त हम क्या करते हैं, हम सोडियम चैनल को क्लोज कर देते हैं। सोडियम चैनल्स क्या कर देते हैं, हम क्लोज कर देते हैं। सो द लार्ज नंबर ऑफ सोडियम ऑन द इनसाइड
side causes a drop in the permeability of membrane to sodium and at the same time making it more permeable to potassium ions by opening the potassium voltage gates and slowly closing the sodium gates. तो क्या बोला गया है, अंदर जब ज़्यादा सोडियम आयंस हो गए हैं तो अब सोडियम आयंस को मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि अंदर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब हमारा काम आता है सोडियम पोटेशियम पंप का। अब यहाँ पर किसका रोल आता है, सोडियम पोटेशियम पंप का। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, ये अंदर के सोडियम आयंस को कलेक्ट करेगा और बाहर के पोटेशियम आयंस को कलेक्ट करेगा और बाहर के पोटेशियम को अंदर लेकर आएगा और अंदर के सोडियम को बाहर लेकर जाएगा। तो सोडियम पोटेशियम पंप अब एक्टिवेट होगा जब अंदर ज़्यादा सोडियम आयंस हो जाते हैं। ओके, ऑल राइट। सो तो जब अंदर आपका पोटेंशियल प्लस 50 मिलीवोल्ट्स हुआ तो हमने सोडियम चैनल क्लोज कर दिए। हमने क्या कर दिए, ये सोडियम चैनल्स क्लोज कर दिए। सोडियम चैनल्स क्लोज कर दिए तो अब अंदर का जो सोडियम है वो उतना ही रहेगा, एक्स्ट्रा सोडियम नहीं आएगा। तो अब बाहर सोडियम मेंटेन रहेगा, सोडियम बाहर मेंटेन रहेगा तो बाहर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी और ये पंप की मदद से भी हम सोडियम आयन बाहर की तरफ फेंकते जाएंगे। जितना ज़्यादा सोडियम आयन बाहर की तरफ फेंकेंगे बाहर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, बाहर पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो वापस हमको पोलराइज स्टेट देखने को मिलेगा। यानी पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन कब हुआ, जब इंपल्स आया, और डीपोलराइजेशन से अब वापस रीपोलराइजेशन हो रहा है। कैसे रीपोलराइजेशन होता है, क्योंकि आगे वाले पार्ट का नेगेटिव आयंस आपके सोडियम अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। ओके, ऑल राइट। तो देखो अब आगे क्या बताया गया है, इन दिस पीरियड दिस एक्शन इज अ लोकलाइज्ड एक्टिविटी। ये पर्टिकुलर लोकेशन पे ही होती है, मतलब पहले यहाँ फिर धीरे धीरे करके नेक्स्ट न्यूरॉन में मतलब नेक्स्ट एक्सॉन वाले पार्ट में एंटर करना स्टार्ट करेंगे। सो इट इज अ लोकलाइज्ड एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही होगी। पोटेशियम आयंस पासेज आउट वेरी रैपिडली एज कंपेयर टू स्लो एंट्री ऑफ सोडियम। क्या बोला गया हमको इधर पे कि जब आपका पोटेशियम चैनल जो है जब ये ओपन हो जाता है तो पोटेशियम आयन फटाफट 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 बाहर जाने लग जाते हैं। देखो पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो जितने आयन्स अंदर आ रहे हैं वही से आयन्स बाहर भी तो जा सकते हैं। अंदर बाहर आने के लिए अलग अलग चैनल प्रेजेंट नहीं है। घर पे कैसे एक ही दरवाजा होता है, उसी दरवाजे से अंदर आते हो, उसी दरवाजे से बाहर जाते हो, उसी तरीके से इस चैनल जब पोटेशियम चैनल खुल जाएगा तो पोटेशियम फटाफट बाहर जाने लगेंगे। हमने सोडियम का अंदर आना रोक दिया लेकिन अब पोटेशियम को भी बाहर जाने से रोकना है। तो पोटेशियम को बाहर जाने से रोकने के लिए हम सोडियम पोटेशियम पंप की मदद लेते हैं। जितना पोटेशियम बाहर जाएगा हम उस पोटेशियम को वापस अंदर ले लेंगे। ओके, इन दिस पीरियड सोडियम गेट्स आर क्लोज्ड। हमने क्या कर दिया है, सोडियम के गेट्स को बंद कर दिया है एंड पोटेशियम गेट्स आर ओपन एंड सोडियम पोटेशियम पंप्स बिकम ऑपरेशनल। तो इसी टाइम पे आपका सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ वेव ऑफ स्टिम्युलेशन, देखो ये सब कैसे हो रहा है, आपका न्यूरॉन पहले आपका जो एक्सॉन वाला पार्ट है वो पहले पोलराइज स्टेट में था, स्टेबल स्टेट में था, फिर उसको स्टिमुलेशन मिला मतलब इम्पल्स मिला तो वो डीपोलराइज स्टेट में गया। सो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ वेव ऑफ स्टिम्युलेशन देन कॉजिंग डीपोलराइजेशन एंड देन अगेन कॉजिंग रीपोलराइजेशन इज रिपीटेड कंटिन्यूअसली। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट किया जाता है जब तक आपका मैसेज एक्सॉन के एंड तक ना पहुंच जाए। मतलब एक पार्ट से दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट से तीसरे पार्ट, जब तक आपका मैसेज यहाँ एंड तक नहीं आ जाता, टीलोडेंड्रॉन तक नहीं आ जाता, तब तक ये पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन कंटिन्यू चालू रहेगा। ओके, ऑल राइट। सो इट इज अ सेल्फ प्रोपोगेटिंग प्रोसेस और ये खुद से होता है। कैसे खुद से होता है, पहले वोल्टेज कम है, वोल्टेज बढ़ेगा तो आगे के प्रोटीन्स अंदर आएंगे तो वापस वोल्टेज कम होगा और मैसेज आगे पास हो जाएगा। तो ये सेल्फ प्रोपोगेटिंग प्रोसेस होता है। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना, आपको समझ में आएगा रीपोलराइजेशन कैसे होता है। ओके, अब देखो आगे क्या बताया गया है, इन मेड्यूलेटेड नर्व्स, मतलब जिन नर्व्स के बाहर माइलिन शीट होती है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, जिन नर्व्स के बाहर माइलिन शीट होती है वो नर्व्स चार्जेस को डायरेक्ट पास नहीं होने देते। मतलब देखो अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताऊं, ध्यान से देखो मैं क्या बोलने जा रही हूँ। जिन नर्व्स के बाहर माइलिन शीट होती है, पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जैसा था वैसा बना लेते हैं, हाँ, और अंदर क्या थे, आपके श्वान सेल्स प्रेजेंट थे और श्वान सेल्स के वजह से और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के वजह से आपका माइलिन शीट बनता है। ओके, तो जिन नर्व्स में माइलिन शीट प्रेजेंट होता है, ये दो माइलिन शीट के बीच में, यहाँ पर एक माइलिन शीट और यहाँ पर एक माइलिन शीट, इन दो माइलिन शीट के बीच में, मैं ये पार्ट थोड़ा जूम करके बता रही हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में छोटा सा डिस्टेंस दिया है, तो दो माइलिन शीट के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं, दूसरे मार्कर से बताती हूँ, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवायर। क्या बोलते हैं इस डिस्टेंस को हम, नोड्स ऑफ रेनवायर। तो आपके जो भी चार्जेस हैं, रुको देखो ये नीचे वाला पार्ट भी इरेज कर देती हूँ, ये तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा, हाँ,
यस सी, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवायर बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो चार्जेस है, ये जो हमने चार्जेस देखे ना, ये प्लस वाले चार्जेस, ये प्लस माइनस वाले चार्जेस, यहाँ पर ऐसा कुछ था, बाहर की तरफ प्लस चार्जेस थे, अंदर की तरफ माइनस चार्जेस थे। तो ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर सोडियम की प्रोटीन्स प्रेजेंट थी बराबर, और यहाँ पर आपके पोटेशियम के गेट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स है ना, ये प्रोटीन्स कहाँ पर प्रेजेंट रह सकती हैं, ये प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूरॉन के नोड्स ऑफ रेनवायर वाले रीजन में ही प्रेजेंट हो सकती हैं। यहाँ पर ये कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगी, जहाँ पर माइलिन शीट होती है वहाँ पर कोई प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। आपके ये जो प्रोटीन्स है, ये जो टनल प्रोटीन्स है, सोडियम पोटेशियम पंप, पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल, ये सारे प्रोटीन्स कहाँ पर, यहाँ पर कुछ प्रेजेंट नहीं रहता। कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं ये प्रोटीन्स, यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पर नोड्स ऑफ रेनवायर वाले रीजन में। तो जो भी सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज है, जो भी सोडियम और पोटेशियम आयन अंदर बाहर करना है, वो कहाँ पर हो रहा है, वो यहीं पर हो रहा है, नोड्स ऑफ रेनवायर वाले रीजन में हो रहा है। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का एक्सचेंज हो रहा है ना, वो सब कहाँ पर हो रहा है, नोड्स ऑफ रेनवायर वाले रीजन में हो रहा है। तो जब नोड्स ऑफ रेनवायर वाले रीजन में कुछ चेंजेस होते हैं, तो आपके ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस आगे जंप करके जाते हैं। कैसे जाते हैं ये चार्जेस, आगे की तरफ जंप करके जाते हैं। मतलब देखो, इधर पे नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है, इधर पे क्या प्रेजेंट है, जहां माइलिन शीट है वहां नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है। तो जब आपका न्यूरॉन डीपोलराइज होता है, देखो यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ, इधर देखो, ऐसा आपका न्यूरॉन है, यहाँ पर माइलिन शीट का लेयर है और यहाँ पर दूसरा माइलिन शीट का लेयर है, ठीक है। यहाँ पर ये इरेज कर देती हूँ, ध्यान से देखना क्या बोल रही हूँ, रीपोलराइजेशन वापस बता रही हूँ। यहाँ पर आपका बाहर पॉजिटिव चार्जेस है, अंदर नेगेटिव चार्जेस है। पर डीपोलराइज स्टेट में क्या होता है, अंदर पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं और बाहर नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं। बाहर क्या हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं। तो अपना जो माइलिन शीट वाला पार्ट है, दिस इज माइलिन शीट, ओके, दिस इज माइलिन शीट। तो माइलिन शीट वाला पार्ट जो है, इसके अंदर यहाँ पर नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। तो आपका डीपोलराइज स्टेट क्या करेगा, इन नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ खींचता है। जब ये नेगेटिव आयंस अपनी तरफ खींचता है और आपका ये +50 वाला स्टेज जैसे ही +40 होता है, क्योंकि पॉजिटिव में नेगेटिव मिला है तो माइनस होगा। तो जैसे ही आपका डीपोलराइज स्टेट थोड़ा सा नेगेटिव होना स्टार्ट होता है, मतलब उसकी पॉजिटिविटी कम होना स्टार्ट होती है, वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, यहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो ये नेगेटिव आयंस यहाँ से यहाँ जंप कर देते हैं। ये नेगेटिव आयंस क्या हो जाते हैं, ये देखो माइलिन शीट इधर ही खत्म हो गई, लेकिन ये नेगेटिव आयंस यहाँ से यहाँ जंप हो गए और बाहर नेगेटिव आयंस है, मतलब अंदर क्या बढ़ गई है, पॉजिटिविटी बढ़ गई है। तो माइलिन शीट के नीचे सिर्फ चार्जेस होते हैं, प्रोटीन्स नहीं होती हैं। जो प्रोटीन्स का काम है इनटेक और अपटेक करना, ये जो प्रोटीन्स का काम है वो सिर्फ नोड्स ऑफ रेनवायर वाले रीजन में ही होगा। तो क्या बोला गया है, थ्योरी देखो क्या बोला गया है हमको, इधर पे 1 मिनट में मार्कर बंद कर दूं, थ्योरी देखते जाओ। थ्योरी में आपको क्या बोला गया है, इन मेड्यूलेटेड नर्व्स मतलब जिन नर्व्स के पास माइलिन शीट होती है और एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं। सो इन मेड्यूलेटेड नर्व्स द इंसुलेटिंग माइलिन फैटी शीट प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ आयंस बिटवीन द एक्सोप्लाज्म। माइलिन शीट के वजह से ये आयंस यहाँ से फ्लो नहीं हो पा रहे। देखो ये जो आयंस हैं ये इसके अंदर से नहीं जा रहे हैं, इनको जंप करके जाना पड़ रहा है। ओके, सो माइलिन शीट के वजह से आपके चार्जेस एक्सोप्लाज्म में से फ्लो नहीं हो पाते हैं एंड ECF मतलब यहाँ से फ्लो नहीं होंगे, इनको जंप करके जाना पड़ेगा। द ट्रांसपोर्ट पंप एंड गेटेड चैनल्स कैन ऑपरेट ओनली इन द रीजन ऑफ नोड्स ऑफ फायर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपके ये जो चैनल है, ये सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप चैनल्स, आयन गेटेड चैनल्स, ये चैनल सिर्फ कहाँ काम कर सकते हैं, नोड्स ऑफ रेनवायर के रीजन में। सो द ट्रांसपोर्ट पंप एंड गेटेड चैनल्स कैन ऑपरेट ओनली इन द रीजन ऑफ नोड्स ऑफ रेनवायर वेयर माइलिन शीट इज एब्सेंट। जहां माइलिन शीट नहीं होगी वहां पर आपका ये एक्सचेंज का काम चालू रहेगा। तो हमने क्या देखा कि आपका जो मैसेज है वो कैसे पास होता है, वो जंप करता है फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवायर टू द अदर नोड ऑफ रेनवायर। मतलब यहाँ पे नोड्स में जंप करेगा, जहां एक नोड है एक नोड से दूसरी नोड की तरफ, क्योंकि वो एक्सोप्लाज्म से ट्रैवल नहीं कर सकता। क्यों ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट है। ये माइलिन शीट उसको अंदर घुसने नहीं देती है, ये फैटी शीट उसको अंदर घुसने नहीं देती है।
तो आगे देखो क्या बताया गया है, द एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट ट्रेवल एज अ वेव ऑफ मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, इट हैज टू जंप फ्रॉम नोड टू नोड। इसको एक नोड से दूसरे नोड पे जंप करना ही पड़ता है, क्योंकि देखो जंप करने से टाइम कम लगता है। मतलब इमेजिन करो कि मैंने आपको बोला है आप यहाँ पर खड़े हो और मैंने आपको बोला है आपको यहाँ तक जाना है, समझो आप चल कर जा रहे हो तो आपको 3 सेकेंड्स का टाइम लगा, 3 कदम रखने में 3 सेकेंड्स का टाइम लगा। लेकिन अगर आप जंप करके जाओगे तो हो सकता है कि आप 2 सेकेंड्स में पहुंच जाओ। जंप करने के लिए कम टाइम लगता है, चलने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, और इसीलिए बोला जाता है कि जो केमिकल सिनेप्स होता है वो फास्ट ट्रैवल करता है। ठीक है, मतलब पढ़ेंगे हम केमिकल सिनेप्स क्या होता है। तो इतना याद रखो कि जब आपका मैसेज जंप करके आगे ट्रैवल करता है तो उतना कम टाइम लगेगा, और जितनी ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट होंगी उतना हाई जंप होगा। तो जंप करने से मैसेज फास्ट ट्रांसमिट होता है। ओके, तो देखो आगे क्या बताया गया है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो जब आपका मैसेज जंप करके एक नोड से दूसरे नोड के पास जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। इट इज एट द रेट ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है हमारा मैसेज, वो 120 मीटर। 120 मीटर का डिस्टेंस एक सेकेंड में, मतलब सोचो कितना फास्ट जंपिंग होता है। ठीक है, ये इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, बस इतना याद रखो कि बहुत फास्ट मैसेज ट्रांसमिट होता है। इट इज फास्टर देन द कंटिन्यूअस कंडक्शन इन नॉन मेड्यूलेटेड फाइबर। जिन नर्व फाइबर्स के पास माइलिन शीट नहीं होगी, जिन नर्व फाइबर्स के पास माइलिन शीट नहीं होगी उनमें क्या होगा, उनमें धीरे धीरे करके ही आपका मैसेज ट्रांसमिट होगा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव, फिर वापस ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ऐसे धीरे धीरे करके एक्सचेंज हो के आगे बढ़ेगा, जिसमें टाइम लगेगा। तो जो बिना माइलिन शीट की जो नर्व फाइबर होती है उनमें मैसेज स्लो पास होता है, और जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं उनमें इम्पल्स फास्ट पास होता है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उनके न्यूरॉन्स के पास ज्यादा माइलिन शीट होती है तो उनका इंपल्स फास्ट ट्रांसमिट होता है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उनके पास ज्यादा माइलिनेटेड नर्व्स नहीं होते हैं, ज्यादा मेड्यूलेटेड नर्व्स नहीं होते हैं, जिसके वजह से उनका इंपल्स स्लो ट्रैवल करता है। तो देखो रेशियो कितना है, 50:1। मतलब माइलिनेटेड शीट में, माइलिनेटेड न्यूरॉन में 50 टाइम्स फास्ट मैसेज ट्रांसमिट होगा एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व। तो इतना पार्ट आपको समझ में आया है पक्का 100%। रिफ्रैक्टरी पीरियड का डेफिनेशन बताना है मुझे याद है। पहले ये नीचे का डू यू नो वाला बॉक्स देख लो। डू यू नो वाला बॉक्स में क्या बताया गया है, सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट्स एक्टिवली एंड बाय यूज ऑफ कैरियर फॉर एवरी 3 सोडियम पंप्ड आउट 2 पोटेशियम आर पंप्ड इन। तो देखो सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या होता है, एटीपी की मदद से 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं, और जब 3 सोडियम मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं तो सिर्फ 2 पोटेशियम अंदर आता है। ऑलवेज रिमेंबर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ एक्सॉन इज -70 मिलीवोल्ट्स। एक्सॉन का रेस्टिंग पोटेंशियल कितना है, रेस्टिंग फेज -70 मिलीवोल्ट्स। ओके, sodium potassium pumps out 3 sodium ions for every 2 potassium ions they pump into the cell। 2 चीजें हमेशा याद रखो, एक्सॉन का रेस्टिंग पोटेंशियल कितना है ये नीट में आता है, और आपका सोडियम पोटेशियम पंप अंदर से 3 सोडियम बाहर फेंकता है तो बाहर से सिर्फ 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ये 3 और 2 का रेशियो याद रखो। तो ये था आपका पूरा आज का कंटेंट। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए अब तक हमने जो पढ़ा, रिफ्रैक्टरी पीरियड छोड़कर अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको अगर हम एक ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपके टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स दिया गया है, स्टेप्स इन जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। मतलब नर्व इम्पल्स बनने से लेकर उसको कंडक्ट करने तक का प्रोसेस, और एक एक्सॉन के पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम बीच में नोड्स ऑफ रैनवायर की मदद से कैसे पूरा प्रोसेस होता है, इसका ग्राफिकल एक फॉर्मेट देख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ समझना हमेशा ईजी होता है। तो देखो यहाँ पर नीचे एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया गया है कि ये प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है। बहुत कम टाइम, हमने क्या बोला था, 120 मीटर का डिस्टेंस में मैसेज पहुंच जाता है 1 सेकेंड में। मतलब 0.00001 सेकेंड्स का भी कम से भी कम टाइम लगता है। ओके, मिली सेकेंड्स में भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मिली सेकेंड से भी कम टाइम लगता है ये इम्पल्स ट्रांसमिट होने में। तो यहाँ पर हमने टाइम प्लॉट किया है, यहाँ पर हमने मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्लॉट किया है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब जैसे जैसे आपके आयंस में चेंजेस होते जाएंगे उसकी वोल्टेज बदलते जाएगा, माइनस से प्लस होते जाएगा वो वोल्टेज। तो देखो क्या होता है, आपका जो एक्सॉन होता है वो रेस्टिंग फेज में होता है, तो रेस्टिंग फेज का पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट्स। अच्छे से ध्यान से देखना, थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी इंप्रूव करके देखना अगर क्वालिटी ब्लर दिखाई दे रही है। तो आपका जो
एक्सॉन है उसका रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट्स। लेकिन इस एक्सॉन को जब कोई इम्पल्स आता है, जब यहाँ पर कोई इम्पल्स आता है न्यूरॉन के किसी भी पार्ट में, मतलब आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई भी इम्पल्स जब आएगा, जब इम्पल्स जनरेट होगा, कहीं से भी इम्पल्स आ सकता है, तो इम्पल्स की वजह से सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल जब ओपन होंगे तो धीरे धीरे करके सोडियम्स आना स्टार्ट होंगे, सोडियम आयंस ऐड होना स्टार्ट होंगे, तो पॉजिटिविटी बढ़ना स्टार्ट होगी। तो -70 से आपका पोटेंशियल -60 में पहुंचेगा। और हमने क्या बोला था, -60 पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, क्योंकि ये वो पोटेंशियल है जहां पर पहले सिर्फ एक सोडियम चैनल खुला था, लेकिन जैसे आपका वोल्टेज -70 से -60 पहुंचा, सारे सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे। सारे सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे तो आपका पोटेंशियल एकदम रैपिडली इंक्रीज होगा। तो ये देखो आपका रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हो रहा है, मतलब फटाफट सोडियम अंदर आ रहे हैं। तो -60 से -20, -20 से +30, किसी बुक्स में 30 दिया होगा, किसी बुक में 50 दिया होगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि माइनस से प्लस की तरफ बढ़ रहा है चार्जेस, क्योंकि पहले नेगेटिविटी ज़्यादा थी अंदर, अब पॉजिटिविटी बढ़ रही है क्योंकि सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद सोडियम आयंस जब बहुत ज़्यादा अंदर आ जाते हैं तो अब आगे क्या होता है, देखो ये आपका न्यूरॉन वाला स्ट्रक्चर था, अब आगे क्या होगा इसमें, जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयंस अंदर आ गए हैं और बाहर की तरफ नेगेटिव आयंस हैं, तो अब ये पॉजिटिव आयंस यहाँ के नेगेटिव, ये एक पार्ट है, ये डीपोलराइज्ड पार्ट है, तो अब ये पॉजिटिव आयंस इस नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चालू करेंगे। ये नेगेटिव आयन जब इस तरफ अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले से पोटेशियम आयंस है, तो पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, तो ये मैसेज अब आगे ट्रांसमिट हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात, यहाँ पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये बीच में आपका माइलिन शीथ है, तो माइलिन शीथ के इधर सिर्फ अंदर से आयन एक्सचेंज होता है, लेकिन मैसेज ट्रांसमिट करने का काम एक नोड से दूसरे नोड पे होता है। और ये मैसेज कब ट्रांसमिट होता है, जब बाहर पॉजिटिव आयंस हो और अंदर नेगेटिव आयंस हो। तो बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव लाने के लिए डीपोलराइजेशन को रीपोलराइजेशन स्टेट में आना पड़ता है। प्लीज़ ये रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन वाला पार्ट अच्छे से बार बार रिपीट करके देखो तो आपको समझ में आएगा। तो ये एक्सॉन का ए वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट है। ए पार्ट से बी पार्ट तक मैसेज जाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, पहले उसको पोलराइज से डीपोलराइज और फिर डीपोलराइज से रीपोलराइज। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब बहुत सारे सोडियम आयंस अंदर आ गए, यहाँ पर जब बहुत सारे सोडियम आयंस अंदर आ गए तो ये नेगेटिव आयंस हमने अट्रैक्ट कर लिए। तो देखो जब सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं तो सोडियम चैनल क्लोज हो जाती है और ये आपका हाईएस्ट एक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पर सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो उसके वजह से आपका सोडियम पोटेशियम पंप भी एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाएगा, तो सोडियम को बाहर फेंक कर पोटेशियम अंदर लेंगे हम। तो अब क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन हो रहा है। रीपोलराइजेशन कैसे होता है, आपका जो आगे का नेगेटिव आयंस है वो पीछे की तरफ खींचा जाता है, तो पीछे नेगेटिविटी बढ़ जाएगी और आगे पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये हो गया रीपोलराइजेशन, मतलब ये वाला पार्ट अब पहले जैसे आ गया। रीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग स्टेप जैसा था थर्ड स्टेप भी वैसा ही होना चाहिए। स्टार्टिंग का स्टेप जैसा था, पोलराइज्ड स्टेट जैसा था, रीपोलराइज्ड स्टेट भी वैसा ही होना चाहिए। बीच का जो डीपोलराइज्ड स्टेट होता है, डीपोलराइज्ड स्टेट उल्टा होता है। मतलब पोलराइज्ड स्टेट कैसा था, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। डीपोलराइज्ड स्टेट में हमने क्या देखा, अंदर नेगेटिव, सॉरी पोलराइज्ड स्टेट कैसा था, अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। और डीपोलराइज्ड में क्या होता है, अंदर पॉजिटिव हो जाता है और बाहर नेगेटिव आयंस हो जाते हैं। लेकिन इसको मुझे वापस इसमें लाना है क्योंकि आपके मैसेज को आगे जाना है। मैसेज को आगे जाना है तो चार्जेस को पहले जैसा होना पड़ता है। चार्जेस पहले जैसे हो जाएंगे मतलब अंदर नेगेटिव हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। और ये एक न्यूरॉन का ए वाला पार्ट है और ये न्यूरॉन का बी वाला पार्ट है। तो दोनों के बीच में ये जो कॉमन पार्ट है ना रीपोलराइजेशन वाला, तो ये न्यूरॉन के ए पार्ट से बी पार्ट में मैसेज ट्रांसमिट करने का काम करता है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। वीडियो को 3 से 4 बार देखो, सब समझ जाएगा। तो अब आगे क्या बताया गया है, आपका इधर पे एक्शन पोटेंशियल है, सोडियम चैनल क्लोज हो गया, पोटेशियम चैनल ओपन हुआ, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो गया। इस फेज को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन होते होते इतना ज्यादा नेगेटिव चार्जेस अंदर आ जाता है कि ये -70 पे नहीं रुकता है, ये -70 से और नीचे चला जाता है। देखो -70 मतलब इस स्टेप पे रुक जाना चाहिए था, यहाँ पर आकर हमारे सेल को नेगेटिव आयन अट्रैक्ट करना स्टॉप कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि जैसा चाहिए सेल में वैसे ही चेंजेस हो। तो यहाँ पर आपका रीपोलराइजेशन रुकता नहीं है, ये और नीचे तक चले जाता है। मतलब आप नेगेटिव आयंस एक बार आपने अट्रैक्ट करना चालू किए तो आप वो करते ही जाते हो और इतना ज्यादा नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट हो जाता है डीपोलराइज स्टेट में कि आपका वोल्टेज -80 मिलीवोल्ट हो जाता है। -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल है,
अब इससे भी ज़्यादा अगर वोल्टेज कम हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपर पोलराइज स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? ज़्यादा पोलराइजेशन हो जाना। हम डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन कर रहे थे, मतलब हम इसको वापस पोलराइज कर रहे थे, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा पोलराइज हो गया। -70 लाना था लेकिन -80 हो गया, हाइपर पोलराइजेशन हो गया। तो अब धीरे धीरे करके इस -80 को वापस -70 लाने के लिए जो टाइम लगता है, ये -80 के फेज को -70 तक लाने के लिए जितना टाइम लगता है उस इंटरवल को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या बोलते हैं इस इंटरवल को हम? रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो बेसिकली देखा जाए तो एक्चुअली रिफ्रैक्टरी पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है। रेड कलर से बताती हूँ। देखा जाए तो रिफ्रैक्टरी पीरियड आपका इस फेज से चालू हो जाता है, जहाँ से इम्पल्स आया, एक इम्पल्स आया तो आपका पोटेंशियल में चेंजेस होना स्टार्ट हो गए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। लेकिन टेक्निकली इतना रिफ्रैक्टरी पीरियड है। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या होता है? वो टाइम जब आपका न्यूरॉन दूसरा इंपल्स रिसीव नहीं कर सकता। यहाँ से दूसरा इंपल्स आ रहा है लेकिन अपना न्यूरॉन इसको सेंस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी तक पहले वाले इंपल्स का ही काम चालू है। तो पहले वाला इंपल्स जब तक ए साइड से बी साइड में नहीं पहुंचेगा तब तक नया इंपल्स ए रिसीव नहीं करेगा। मतलब बोलते हैं ना, जब तक आप एक काम खत्म नहीं कर लेते आपको दूसरा काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। वैसे ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जब तक इंपल्स पहुंच नहीं जाता तब तक दूसरा काम स्टार्ट नहीं होगा। तो इस पीरियड को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में जो थियोरी दी गई है रिफ्रैक्टरी पीरियड की थियोरी, देखो क्या बोला गया है, डेफिनेशन आपके सामने डिस्प्ले किया गया है। It is the time interval about millisecond during which a nerve fails to respond to a second stimulus however strong it is। मतलब इतना टाइम पीरियड जहां पर आपका दूसरा स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, आपके दूसरे स्टिमुलस को हमारा नर्व रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी तक फर्स्ट स्टिमुलस का ही काम चालू है। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड का इंट्रोडक्शन और आपका पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आगे और भी डेफिनेशन दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं। सिनेप्टिक डिले, सिनेप्टिक डिले का मतलब क्या होता है? द इम्पल्स रिक्वायर्स अबाउट 0.3 to 0.5 मिलीसेकेंड्स टू क्रॉस अ सिनेप्स। अच्छा, ये वाला पार्ट ना एक्चुअली हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब मैं आपको केमिकल सिनेप्स बताऊंगी। देखो हमने क्या किया, हमारे पास एक न्यूरॉन था, हमारे पास क्या था, ऐसा एक न्यूरॉन था। इस एक न्यूरॉन में ऐसे एक्सॉन वाला पार्ट था, ये एक पार्ट, फिर यहाँ पे नोड्स ऑफ रेनवायर, यहाँ पे क्या था आपका नोड ऑफ रेनवायर, फिर ये दूसरा पार्ट, फिर ये तीसरा पार्ट, ऐसे 1 2 3 ऐसे इतना लंबा एक्सॉन है। और ये एक्सॉन एंड होते होते इधर पे क्या आ जाता है? टीलोडेंड्रॉन्स। अब इस टीलोडेंड्रॉन से आपका दूसरा डेंड्राइट्स कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, इसको भूल जाओ। अब इस टीलोडेंड्रॉन से क्या कनेक्टेड होगा? आपका दूसरा डेंड्राइट कनेक्टेड होगा और दूसरे डेंड्राइट से दूसरा एक्सॉन निकलेगा। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल सिनेप्स। क्या ये केमिकल सिनेप्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है उनके बीच में डिस्टेंस कितना प्रेजेंट है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे, पर आपको ये समझना जरूरी है कि पहले एक एक्सॉन में ही मैसेज कैसे पास हुआ। ये पोलराइज था, पोलराइज से डीपोलराइज्ड हुआ, डीपोलराइज से रीपोलराइज्ड हुआ, फिर नेक्स्ट पार्ट में गया। समझ में आ रही है बात? मतलब पहले एक ही इतने ही पार्ट में पोलराइजेशन हुआ, पहले से पोलराइज में था, पोलराइजेशन स्टेट में पहले से था, तो डीपोलराइजेशन हुआ और डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन होके नेक्स्ट पार्ट में चला गया मैसेज। तो ये इतने से पार्ट का डायग्राम हम इतने टाइम से सीख रहे थे। ठीक है, तो और ये यहाँ नहीं होगा, ये सब यहाँ होगा, ये माइलिन शीट से कवर्ड है ना, ये पार्ट तो माइलिन शीट से कवर्ड है, तो यहाँ पर होगा सब पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, नोड्स ऑफ रेनवायर के रीजन में होता है। तो आई होप आपको ये सारे डेफिनेशंस, ये ग्राफ, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, जनरेशन, कंडक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट वीडियो और आज की वीडियो अच्छे से देखो 2 बार, तो आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगी। आपकी टेक्स्ट बुक में फटाक से एक पिंक कलर का बॉक्स दिया गया है, वो देख लेते हैं। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है बट उतनी ही मजेदार भी है। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स दिया है, स्टेप्स इन जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। मतलब ये जो ग्राफ है इसको ही थियोरी में कंक्लूड किया है। सबसे पहले क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस ऑन अ रेस्टिंग नर्व। आपकी जो नर्व है वो रेस्टिंग फेज में है और इसके पास कोई स्टिमुलस आता है, इंपल्स आता है। इंपल्स जब आता है तो क्या होता है? आपका सोडियम चैनल ओपन हो जाता है। सो परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन चेंजेस एंड इट बिकम्स मोर परमिएबल टू सोडियम। सोडियम चैनल ओपन होगा तो सोडियम अंदर आने लगेंगे। नाउ सोडियम आयंस डिफ्यूज इनटू द न्यूरॉन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और सोडियम आयंस कहाँ प्रेजेंट थे? सेल के बाहर प्रेजेंट थे, लेकिन सोडियम चैनल खुल गया तो अब वो बाहर के सोडियम आयंस
अंदर आने लगेंगे। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इनसाइड द एक्सॉन इंक्रीजेस, तो उसकी वजह से क्या होता है, अंदर पहले से पोटेशियम आयन था पॉजिटिव, अब सोडियम आयन भी आ गया तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई। एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम -70 मिलीवोल्ट्स टू +30 मिलीवोल्ट्स एंड दिस चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। तो जब सोडियम आयंस अंदर आने की वजह से आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से +30 मिलीवोल्ट्स में बदल गया, तो इतने ज़्यादा चेंजेस हो गए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। आगे क्या बताया, सिंस द पोलैरिटी हैज़ बीन रिवर्स्ड फ्रॉम नेगेटिव ऑन आउटसाइड एंड पॉजिटिव इनसाइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीपोलराइजेशन। देखो, पोलराइज स्टेट में अंदर नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव था। डीपोलराइज स्टेट में क्या होगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा, उल्टा पोलैरिटी बदल जाएगी। रीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है, एट द पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जब आप एक्शन पोटेंशियल के एकदम पीक पर पहुंच जाते हो तो आपका चार्ज कितना हो जाता है, +30 मिलीवोल्ट्स। तो अब इस टाइम पे सोडियम के सारे चैनल्स क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। सो द सोडियम चैनल क्लोजेस एंड द पोटेशियम गेट्स ओपन एंड द मेम्ब्रेन बिकम्स मोर परमिएबल टू पोटेशियम चैनल। तो अब पोटेशियम चैनल ज़्यादा परमिएबिलिटी हो जाती है, तो पोटेशियम फटाफट बाहर भागने लगते हैं। अब उन भागते हुए पोटेशियम को पकड़ के रखने के लिए हम सोडियम पोटेशियम पंप लेते हैं, 3 सोडियम बाहर फेंकते हैं तो 2 सोडियम अंदर आता है और ये एटीपी की मदद से होता है। सो पोटेशियम आयंस डिफ्यूजेस आउट ऑफ द एक्सॉन। देखो, पोटेशियम को परमिशन मिली, आपके घर में जब आपको परमिशन मिलती है आप तुरंत घूमने चले जाते हो, तो वैसे ही जैसे पोटेशियम का गेट खुला, उसको परमिशन मिली तो पोटेशियम आयंस बाहर भागने लगे। बट पोटेशियम आयन हमको चाहिए क्योंकि ओरिजिनल सेल का कंसंट्रेशन कैसा होता है, अंदर पोटेशियम बाहर सोडियम, तो पोटेशियम को अंदर रोक के रखने के लिए हम सोडियम पोटेशियम पंप यूज करते हैं। ओके, द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स लेस एंड लेस पॉजिटिव। हमने सोडियम आयंस बंद कर दिया है, सोडियम आयन का चैनल क्लोज कर दिया और पोटेशियम बाहर भागे जा रहा है, तो इतना ज़्यादा नेगेटिव बढ़ते जाता है, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ते जाता है कि आपका जो न्यूरॉन है वो हाइपर पोलराइजेशन के स्टेट में चला जाता है। कौन से स्टेट में चला जाता है, हाइपर पोलराइजेशन के स्टेट में। सो द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन बिकम्स लेस एंड लेस पॉजिटिव एंड इट बिकम्स नेगेटिव अगेन। तो हाइपर पोलराइजेशन से पहले रीपोलराइजेशन होता है, मतलब पहले पोलराइज स्टेट में था, पोलराइज स्टेट में सोडियम आयंस आए तो डीपोलराइजेशन हुआ, चार्जेस बदल गए, और डीपोलराइजेशन से वापस पॉजिटिविटी अंदर कम हो गई तो वापस नेगेटिविटी बढ़ रही है, अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है, मतलब रीपोलराइजेशन हो गया। लेकिन ये रीपोलराइजेशन -70 पे नहीं रुकता है, ये -80 तक जाता है, हाइपोपोलराइजेशन होता है और फिर धीरे धीरे करके वापस अपना ये लेवल मेंटेन करता है, क्योंकि हमने सोडियम पोटेशियम पंप चालू किया है। तो सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से पोटेशियम अंदर लेते जा रहे हैं, जिससे पॉजिटिविटी अंदर बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे करके -80 से -79, -75 ऐसे धीरे धीरे करके हम -70 तक पहुंच जाएंगे। बस -80 से -70 तक पहुंचने के पीरियड को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ओके, आप इसको भी रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं और इसको भी रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं, यहाँ से लेके जहाँ से सोडियम इन्फ्लक्स स्टार्ट होता है वहां से लेके यहाँ तक का पॉइंट। ओके, एक्सोप्लाज्म इनसाइड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज रिस्पेक्टिवली। तो रीपोलराइजेशन में क्या होता है, अब अंदर वापस नेगेटिव चार्जेस आ गए और बाहर पॉजिटिव चार्जेस आ गए। जैसे हमारे लाइफ का पहला सेल था, बाहर सोडियम के आयंस ज़्यादा थे और अंदर प्रोटीन ज़्यादा थे, तो अंदर नेगेटिव चार्जेस था, बाहर पॉजिटिव चार्जेस था। तो पोलराइज स्टेट में क्या था, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस थे और बाहर पॉजिटिव चार्जेस थे। डीपोलराइज स्टेट में क्या हुआ, अंदर पॉजिटिव चार्जेस आ गए, बाहर नेगेटिव चार्जेस हो गए। और रीपोलराइज स्टेट में क्या होगा, अंदर नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे और बाहर वापस पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे। तो ये और ये सेम है, इसीलिए इसको बोलते हैं पोलराइजेशन और इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन, वापस पोलराइजेशन फेज में आना। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। हमने बहुत मेहनत की है, मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी है, अपना पूरा ज्ञान लगा दिया है आपको ये पार्ट समझाने के लिए। अगर ये वीडियो समझ में आई है तो आपको आगे का पार्ट समझ में आएगा कि कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसमिट होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनैप्स या केमिकल सिनैप्स। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को 2 से 3 बार देखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर समझ गया तो दिल खुश हो जाएगा। और आपको खुश करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो please make sure to watch this video 2 to 3 times, subscribe to our channel, share this video as much as possible and keep studying. All the best for your coming exams. We will try to support you in every way possible, but be in touch with our channel because we are going to release many more interesting videos. Thank you, stay tuned, keep studying, see you soon.